इमेजिन कीजिए, आप एक नया घर शिफ्ट करते हैं और आपको कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो घर पूरी तरह से हॉन्टेड है। उसमें कई राज दफ़न हैं, तो क्या आप उस घर में रहना पसंद करोगे? आज की हमारी स्टोरी होने वाली है कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में। तो ईयरफ़ोन लगा लीजिए क्योंकि ये स्टोरी शायद आज आपको सोने ना दे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक राहुल नाम के लड़के की, जो कि अपने परिवार के लिए एक अच्छा-सा घर देख रहा था। उसे काफ़ी दिन हो चुके थे, लेकिन शायद उसका बजट कम था, इस कारण से उसे एक अच्छा घर नहीं मिल पा रहा था। तभी उसके पास में एक ब्रोकर का फ़ोन आता है, जो उसे एक हवेली का ऑफ़र देता है, जो कि उसके बजट में थी। राहुल सोचता है कि शायद ये भी कोई टूटी-फूटी या खंडर सी हवेली होगी, जिसमें रेनोवेट कराने में या फिर ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। लेकिन जब वो उस हवेली को देखता है, तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो हवेली एक लग्ज़री हवेली थी। वो बनी हुई थी पुराने ज़माने की, लेकिन वो थी काफ़ी अच्छी। काफ़ी अच्छा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, काफ़ी बड़े-बड़े रूम थे और 2 मंजिला हवेली थी वो। राहुल को वो हवेली देखते से ही पसंद आ जाती है और वो उस ब्रोकर से उस हवेली को माँगने की डिमांड करता है। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफ़ाई होने के बाद में राहुल अपने पूरे परिवार के साथ उस हवेली में शिफ्ट कर जाता है। राहुल जैसे ही उस हवेली में शिफ्ट करता है, जब उनकी पहली ही रात होती है और जब वो अपने सामान वगैरह को जमा कर सोने के लिए जाते हैं, तभी कुछ उसके साथ ऐसा होता है कि जैसे वो सो रहा था, तभी उसको छत पर से किसी के भागने की आवाज़ आती है। राहुल सोचता है कि शायद कोई होगा, जानवर वगैरह या कुछ, बिल्लियाँ वगैरह होंगी या जो आपस में लड़ रही होंगी, लेकिन शायद उसका सोचना गलत था। राहुल को पूरी रात वो आवाज़ आती रहती है, लेकिन राहुल जैसे-तैसे करके सो जाता है। दूसरे दिन जब राहुल रात में सो रहा था, तभी उसके गेट पर नॉक होता है। राहुल की पत्नी, जो कि उसके पास ही सो रही थी, वो राहुल को उठाकर बोलती है कि कोई गेट पर है और बार-बार नॉक किया जा रहा है। राहुल सोचता है कि इस टाइम पर कौन नॉक कर रहा होगा। राहुल जैसे ही अपने रूम का गेट खोलता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। अगर कुछ था वहाँ पर, तो गीले पैर के बस निशान थे, जो कि इंसानों के तो नहीं लग रहे थे। राहुल सोचता है कि शायद कोई कुत्ता वगैरह अंदर आ गया होगा, उसके हो गए, लेकिन शायद वो कुत्ते के पैर के निशान नहीं थे। राहुल थोड़ा इधर-उधर देखता है, पूरे घर में घूमता है, लेकिन वहाँ पर सिवाय उसके कोई नहीं था। अब अगर मैं राहुल की फैमिली के बारे में आप लोगों को बताऊँ, तो राहुल राहुल और उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी-सी लड़की, जो कि करीब 2 साल की होगी। उसके पूरे परिवार में सिर्फ़ ये 3 लोग थे। राहुल के 1-2 दिन और ऐसे ही गुज़रते हैं, उसको आवाज़ वग़ैरह आती है, लेकिन वो सब इग्नोर कर कर रहने लगता है। लेकिन एक दिन जब राहुल ऑफ़िस से अपने घर पर आता है, तब उसकी बीवी बोलती है कि मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लगता है। मुझे दिन भर आवाज़ आती रहती है, दिन भर ऐसा लगता है जैसे कि अपनी बच्ची के साथ कोई खेल रहा है। राहुल ये सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है, लेकिन वो सोचता है कि बच्ची ही तो है। वो ऐसे ही खेल रही होगी और तुमको ऐसा कुछ डाउट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। खैर कुछ दिन और गुज़र जाते हैं, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, जो राहुल ने शायद सोचा नहीं था। जब राहुल और उसकी पत्नी दोनों सो रहे थे, तभी उनको एक रात के करीब 1:30 बजे अपनी बच्ची की हँसने की आवाज़ आती है। राहुल जैसे ही उठ के देखता है, तो उसकी बच्ची उसके रूम पे नहीं थी। राहुल गेट खोलता है, पूरी हवेली में इधर-उधर घूमता है, लेकिन उसे उसकी बच्ची नहीं दिखाई देती। वो उसको ढूँढते-ढूँढते हवेली के छत पर चला जाता है और जब वो छत पर जाता है और जो वो देखता है, उसको देखकर वहीं पर सुन्न हो जाता है, क्योंकि छत पर उसकी बच्ची अकेली बैठी हुई थी और वो आसमान की तरफ देखकर हाथ हिला रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। राहुल ये देखकर बड़ा हैरान होता है, लेकिन वो अपनी बच्ची को उठाता है और नीचे ले जाता है। वो जैसे-तैसे उसको मनाकर सुला देता है। राहुल को पूरी रात नींद नहीं आई थी, वो यही सोच रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ
तो ये हुआ कैसे और उसकी बच्ची आखिर छत पर पहुँची तो पहुँची कैसे? राहुल को ये सब सोचते-सोचते नींद आ जाती है और वो सुबह उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन राहुल की पत्नी और उसकी बच्ची दोनों घर पर अकेले थे। राहुल की बीवी जब किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी उसे कुछ ऐसा लगता है जैसे कि उसे कोई देख रहा है। वो जैसे ही पीछे पलट कर देखती है, वहाँ पर सिवाय उसके कोई नहीं होता है। तभी अचानक से उसकी बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। राहुल की पत्नी अपनी बच्ची के पास जाती है और जैसे ही उसके पास जाती है, उसको उठाकर गोदी में लेकर वापस से किचन में आती है। तब उसे फिर से एहसास होता है, जैसे उसके पीछे कोई और खड़ा हुआ है। वो जैसे ही पीछे पलटकर देखती है, उसकी साँसें वहीं पर थम जाती है, क्योंकि उसके जस्ट पीछे एक काली शैडो खड़ी हुई थी, जो कि उसे घूर कर देखे जा रही थी। वो अपनी आँखें बंद कर कर ज़ोर से चीखती है और जैसे ही अपनी आँखें खोलती है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। राहुल की पत्नी घबराते हुए राहुल के पास कॉल करती है, उससे जल्दी घर पे आने का बोलती है। राहुल अपने ऑफिस से छुट्टी वगैरह लेकर अपने घर पर आता है। राहुल की पत्नी जब उसे सब कुछ बताती है, तो राहुल उसे उसका मन का वहम बताता है। वो बोलता है कि तुम इस बारे में थोड़ा ज़्यादा ही सोच रही हो और हमारा माहौल कुछ ऐसा ही हो चुका है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा। हम कुछ पूजा वगैरह रखवा लेंगे, उससे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका शायद ये सोचना गलत था, क्योंकि अब जो उनके साथ होने वाला था, वो उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खैर, पूजा की बात आई गई हो चुकी थी। कुछ दिन और बीत चुके थे। इनके साथ ऐसा डेली होने लगा था। अब ये इस चीज़ के आदी हो चुके थे। लेकिन एक रात जब राहुल अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके गेट पर फिर से नॉक होती है। राहुल इस बार थोड़ा गुस्से में उठता है। उसे लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है। वो गुस्से में गेट खोलता है, लेकिन इस बार जैसे ही वे गेट खोलता है, उसके सामने वो ही शैडो खड़ी हुई थी और वो शैडो उसे एकटक देखे जा रही थी। राहुल जैसे ही उस शैडो को देखता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। राहुल कांपती हुई आवाज में बोलता है, कौन हो तुम? वो शैडो अपनी गर्दन टेढ़ी करती है और राहुल को गर्दन से पकड़कर उठाकर बाहर फेंक देती है। राहुल दूर जाकर गिरता है और वो शैडो रूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में उस शैडो के हाथ में राहुल की बच्ची थी और शैडो उसे लेकर कहीं जा रही थी। राहुल बस बेबस नज़रों से उसको देखे जा रहा था। थोड़ी देर में राहुल उठता है और उस शैडो का पीछा करने लगता है। राहुल जैसे ही शैडो के पास पहुंचने वाला था, वो शैडो वहां से गायब हो जाती है और उसके साथ उसकी बच्ची वो भी गायब हो जाती है। राहुल चीखने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी उसे उसकी बीवी की आवाज़ सुनाई देती है और राहुल अपनी आंखें खोल लेता है। वो एक सपना देख रहा था, लेकिन वो इतना रियल था। वो उठते ही अपनी बच्ची को देखता है, जो कि उसके पास ही सोई हुई थी। वो रोने लगता है, वो घबराने लगता है। वो बोलता है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, हमको ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसकी बीवी बोलती है, क्यों छोड़ना है इस घर को? कितना अच्छा घर है, मुझे तो यहीं पर रहना है, मुझे तो कहीं नहीं जाना है। राहुल उसकी बीवी का नेचर देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो शायद कुछ समझ चुका था, इसलिए वो उससे बोलता है कि ठीक है, हम यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएँगे। और वो जैसे-तैसे करके सोने का नाटक करने लगता है। जैसे ही राहुल को आभास होता है कि उसकी पत्नी अब सो चुकी है, वो उठता है और बाहर चला जाता है। इधर राहुल की पत्नी अपनी बच्ची के साथ सोई हुई थी और जैसे ही सुबह होती है, राहुल की पत्नी उठती है और जैसे ही राहुल को अपने घर पर नहीं पाती है, राहुल के पास कॉल करती है
लेकिन राहुल कॉल नहीं उठाता है। दिन भर राहुल नहीं मिलता है। राहुल की बीवी काफ़ी परेशान होती है, उसको ढूँढने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल का कहीं पता नहीं चलता है। राहुल शाम को करीब 5 या 6 बजे के समथिंग वापस से घर पर आता है और वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2-3 पंडित जी वगैरह थे। जैसे ही वो पंडित जी एंटर करते हैं, वैसे ही राहुल की बीवी अचानक से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि क्यों लेके आए हो इनको यहाँ पर? ये सब ढोंग है, ये पाखंड है, ये पाखंडी हैं। इनको क्यों लेके आए हो? ये हमको लूट लेंगे। ये सब बेईमान होते हैं, ये सब फेक होते हैं। ऐसा-ऐसा कर वो राहुल पर चिल्लाने लगती है। लेकिन राहुल बस चुपचाप खड़े हुए देख रहा था। लेकिन राहुल बस चुपचाप खड़े हुए उसको देख रहा था। थोड़ी देर में राहुल की बीवी की टोन चेंज हो जाती है और उसकी आवाज़ भारी होने लगती है। राहुल की बीवी उन पंडितों पर देखकर बोलती है, तुम बचा लोगे इन लोगों को मुझसे? है तुम लोगों में इतनी हिम्मत? जाओ, जो करना है वो कर लो। ना मैं इस बच्ची को छोड़ूँगी, ना मैं इसको छोड़ूँगी और ना मैं इसको छोड़ूँगी। राहुल की तरफ इशारा करते हुए राहुल की बीवी ये सब बोलती है। राहुल ये सब देखकर सदमे में चला जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, लेकिन वो बस चुप खड़ा रहता है। अगर उसको एक आस थी तो उन पंडितों से थी। पंडित जी वगैरह भी बस वहाँ पर चुपचाप खड़े हुए थे। तभी उन 3 पंडितों में से एक पंडित सामने आता है और अपने हाथ में थोड़ा जल लेकर कुछ मंत्र बदबदाते हुए राहुल की बीवी के ऊपर फेंक देता है। राहुल की बीवी के ऊपर जैसे ही वो जल पड़ता है, अचानक से वो बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। राहुल आगे आता है, अपनी बीवी को सँभालता है और उसे पास ही में एक चेयर पर बिठा देता है। थोड़ी देर में जैसे ही राहुल की बीवी की आँखें खुलती हैं, वो देखती है कि उसके आँगन में कुछ हवन वगैरह की सामग्री रखी हुई है और हवन वगैरह बनाया हुआ है। राहुल की बीवी जैसे ही होश में आती है, वो राहुल से बोलती है, "ये सब क्या चल रहा है?" राहुल बस उससे बोलता है कि कुछ देर बैठे रहो, बस छोटी-सी एक पूजा होने वाली है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। राहुल की बीवी हँसते हुए बोलती है, "तुमको क्या लगता है, इस पूजा से सब ठीक हो जाएगा?" और ऐसा बोलकर वो हँसने लगती है। खैर तीनों पंडित जी अपने-अपने मंत्र पढ़ते हुए उस हवन को अग्नि देते हैं और हवन जलने लगता है। काफ़ी देर तक मंत्र वगैरह उस पूरी हवेली में गूँजते रहते हैं। करीब 2 घंटे तक वो हवन करते हैं। 2 घंटे के बाद राहुल की बीवी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और उस हवेली के अंदर अचानक से ज़ोर-ज़ोर से हवाएँ चलने लगती हैं और वो हवाएँ जैसे मानो उस हवेली के चारों तरफ ही घूम रही थी। उस ह उस हवा में इतनी पावर थी कि उस पूरे हवन को वहीं पर बुझा देती है और उस हवेली की चीज़ें उड़-उड़ कर उन पंडित जी के ऊपर आकर गिरने लगती हैं। 1-2 पंडित जी को उससे काफ़ी चोट भी आती है, लेकिन वो टस से मस नहीं होते और अपने मंत्र पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर में माहौल और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ज़ोर-ज़ोर से उसकी बीवी की हँसने की आवाज़ आ रही थी, कभी रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी एक चीख आती है, जिससे सब कुछ शांत हो जाता है। वो चीख थी राहुल की बच्ची की। वो रोने लगती है। राहुल की बीवी जैसे ही अपनी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनती है, शायद वो होश में आती है और वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन वो पंडित जी अब भी मंत्र पढ़ना बंद नहीं कर रहे थे। वो कंटिन्यूअसली कुछ मंत्र पढ़े जा रहे थे। करीब आधे घंटे तक ये सब नाटक चलने के बाद वहाँ पर सब माहौल शांत होता है और वो पंडित जी फिर से उस हवन में अग्नि डाल देते हैं। जैसे ही अग्नि इस बार प्रज्वलित होती है, उसकी लपटें हवेली की दीवार तक जा रही थी। इतनी ज़ोर से लपटें उठ रही थी उससे। थोड़ी देर और मंत्र पढ़ने के बाद में राहुल को इशारा कर कर पंडित जी पास बुलाते हैं और वहाँ पर रखे हुए एक कटोरे से जल लेते हैं और वो उसको उसकी बीवी को पिलाने के लिए बोलते हैं।
राहुल डरते हुए अपनी बीवी के पास जाता है और उसको जैसे-तैसे कर जल पिला देता है। राहुल की बीवी जैसे ही जल को पीती है, वहीं पर वापस से बेहोश हो जाती है। राहुल की बीवी जैसे ही बेहोश होती है, वो पंडित जी उठते हैं और उस बच्ची को कुछ मूली वगैरह बाँधते हैं, उसको भी जल पिलाया जाता है, राहुल को भी जल पिलाया जाता है। कुछ भभूत वगैरह उन लोगों को लगाई जाती है। तीनों को मूली बाँधी जाती है। वो तीनों को एक रक्षा सूत्र दिया जाता है, जो कि उन लोगों को गले में पहनना था। और राहुल से सख्त हिदायत दी जाती है कि इस हवेली को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी छोड़ देना और हो सके तो आज ही छोड़ देना। राहुल पंडित जी की बातों को मानता है और उस हवेली को उसी दिन छोड़ देता है। लेकिन राहुल के मन में एक बात चल रही थी कि आखिर इस हवेली में ऐसा था तो था क्या? आखिर इसका इतिहास क्या है? वो उन पंडित जी के पास वापस से जाता है कुछ दिनों बाद और उनसे पूछता है कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या था? तब वो पंडित जी उसको बताते हैं कि ये हवेली जिसकी भी थी, उसकी रूह आज भी वहीं पर है और उस हवेली में जिस औरत की रूह है, उसके पास में कोई संतान नहीं थी और इसी कारण उसके घरवालों ने उसको मार दिया था और किसी को पता नहीं चले इसलिए उसी हवेली के पीछे उसको दफना दिया था। अब उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था और उसका कोई कसूर नहीं था। इस कारण वो आज भी वहीं पर भटक रही है और अब वो इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो किसी के बस में नहीं आने वाली। अगर तुम लोग वहाँ से नहीं निकलते, तो शायद ज़िंदा नहीं रह पाते हैं और उसके साथ वहीं पर कैद रह जाते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को? क्या वो अब भी वहीं पर घूम रही होगी या फिर वो अब आज़ाद हो चुकी होगी या मुक्त हो चुकी होगी? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताना और अगर स्टोरी ज़रा-सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर और भी हॉरर स्टोरी सुन सकते हैं। बाय।